हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे 9 और 10 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट करंट अफेयर पर आज अपनी इस क्लास में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखा जाए जो महत्वपूर्ण दिवस है, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, विज्ञान तकनीकी से संबंधित खबरें हैं, उन सभी पर देखा जाए प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे हमारी वीडियो क्लास आती है। और आज अपने इस क्लास में 9 और 10 अप्रैल की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा डेली करंट अफेयर क्लास आता है इसको हम लोगों ने मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा है। इस मासिक पैकेज में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है। कौन कौन सी सुविधाएं हैं आइए एक बार मैं आपको बता देता हूं इन सुविधाओं के बारे में, ताकि आप इन सुविधाओं का लाभ भी उठा सकें। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो हमारा मासिक पैकेज है, इस मासिक पैकेज में ये हमारा मासिक पैकेज हर महीने यहां पर देखा जाए तो लॉन्च किया जाता है। ये अप्रैल 2025 का जो मासिक पैकेज इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर देखा जाए तो डेली आपको शाम को 7:30 बजे वीडियो क्लास मिलती है। प्रतिदिन आपको देखा जाए तो ऐप पर डेली क्लास पीपीटी पीडीएफ आपको शेयर किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ऐप पर ही देखा जाए तो प्रतिदिन 10 एमसीयू का ऑनलाइन टेस्ट भी आपसे लिया जाता है। और व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है। वहां व्हाट्सएप ग्रुप में देखा जाए, व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको जो डेली क्लास होता है ना, उसका प्रिंटेबल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। प्रिंटेबल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। और सबसे खास बात यह है, कल वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि सर अगर हम ये बैच ज्वाइन करते हैं तो क्या हिंदी इंग्लिश दोनों कंटेंट मिलेगा? ये पूरा कंटेंट देखा जाए बाइलिंगुअल है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। और ये जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये तो हम प्रतिदिन प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। महीने में आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है, मासिक रूप से क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो यहां पर देखा जाए आपको सबसे पहले तो जो मासिक कंप्लीट पीडीएफ है, ठीक है, मासिक कंप्लीट पीडीएफ ये आपको प्रोवाइड किया जाता है महीने के एंड में। और ये पीडीएफ जो होता है ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, ठीक है, हिंदी और यहाँ पर देखा जाए हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, साथ ही साथ यूपी स्पेशल का मासिक वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। और 100 एमसीक्यू का टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। और ये जो हमारा मासिक पैकेज, जाहिर सी बात है सब लोग के दिमाग में यही होगा कि मासिक पैकेज ज्वाइन करें तो उसका फीस कितना है। यहाँ पर देखा जाए महज आप 25 रुपए में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 25 रुपए भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। घटना चक्र की जब किताब खरीदते हैं तो ऊपर जो लिखा होता है ना कूपन कोड, क्यूआर कोड को स्कैन करें कैशबैक पाए, वो जो कोड होता है उस कोड को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो इसका मूल्य घटकर कितना हो जाएगा, महज 18 रुपए 25 पैसे, यानी कि 2 कप चाय के मूल्य से भी कम में आप पूरे महीने की जो करंट अफेयर है उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। डेली न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं, जो भी महत्वपूर्ण वेबसाइट्स हैं, चाहे वो आकाशवाणी हो, एआरआई हो, पीआईबी हो, सबका निचोड़ आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सारी चीज़ों का निचोड़ आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सरकारी वेबसाइट, जो डेली न्यूज़पेपर होते हैं वहाँ से, और जो कंपाइलेशन आते हैं वहीं वहीं से सवाल आपसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो ये सब कुछ आपको देखा जाए सिर्फ 18 रुपए पे करके आप ये सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। पूरे महीने की कंप्लीट करंट अफेयर की तैयारी आपकी हो सकती है, जिससे आप करंट अफेयर के लिए परीक्षाओं का जब निकट समय आता है, जब एग्जाम बहुत नजदीक होते हैं, महीने भर होते हैं, तो फिर आपके दिमाग पे हमेशा बर्डन बना रहता है कि इस प्रकार से करंट अफेयर को कैसे तैयार करें, कहाँ से करें, करंट अफेयर छूट गया, सारी चीजें हो गई, करंट अफेयर छूट गया, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सारी दिमाग में उपापोह की स्थिति चलती रहती है। उन सारी समस्याओं का एक ही निराकरण है कि प्रतिदिन आप करंट अफेयर पढ़ते रहें। आप बहुत से टॉपर्स को सुनेंगे वो यही कहते हैं करंट अफेयर डेली आप पढ़ते रहें, डेली पढ़ते रहें। डेली पढ़ते रहने से फायदा ये होता है कि डेली की चीजों से पहली बात तो आप अपडेट रहते हैं। उन डेली की चीजों को अपडेट रहने से क्या होता है कि मुख्य परीक्षा में जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तो वहां पर आपको उदाहरण मिल जाता है कि किस कौन सा उदाहरण कहां पर यूज करना है। ठीक है, और मैं आपको करंट अफेयर की क्लास में बताते हुए भी चलता हूं कि कौन से प्रश्नों को आप कहां कहां पर यूज कर सकते हैं मुख्य परीक्षा में, कौन सा प्रीलिम्स के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा के किस पेपर से कौन सा करंट अफेयर रिलेट कर सकते हैं आप, जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक, यूपी स्पेशल के पॉइंट से लेकर निबंध तक जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं सारे बिंदुओं को मैं आपको समझाते हुए चलता हूं कि कौन से पॉइंट को आप कहां कहां यूज कर सकते हैं।
तो इतनी सारी सुविधाएं भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो आप ये मासिक पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। इस मासिक पैकेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आप पिन कमेंट चेक करेंगे तो पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारा मासिक पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है, जो लोग ऑलरेडी इनरोल है इस पैकेज में और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। वहां पे पीडीएफ रेगुलर शेयर किए जाते हैं, कंप्लीट पीडीएफ, सारे पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप कम्युनिटी बना के रखी गई है, कम्युनिटी में व्हाट्सएप का लिंक भी दे रखा है और वहां पर देखा जाए तो सारे पीडीएफ, पुराने पीडीएफ भी हैं, वो भी सब आपको मिल जाएंगे। चलिए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विश्व होम्योपैथी दिवस के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे विश्व होम्योपैथी दिवस के बारे में। प्रतिवर्ष जो 10 अप्रैल का दिन होता है, इसको देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा में इस वैकल्पिक प्रणाली के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसकी पहुंच में सुधार करना है। ठीक है, वर्ष 2026 के लिए इस दिवस का निर्धारित थीम क्या है? होम्योपैथी के माध्यम से सामंजस्य, सीमाओं से परे उपचार। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि होम्योपैथी के माध्यम से सामंजस्य, सीमाओं से परे उपचार, ये इसका थीम है। इस थीम को आपको याद रखना है। और जो होम्योपैथी दिवस है, इसको कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है कब? यहाँ पर देखें तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। चर्चा करते हैं। इस दिन होम्योपैथी के संस्थापक और महान जर्मन चिकित्सक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है। जो ये दिवस होता है, ये जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है, उसके जो जनक हैं जर्मन डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। देखा जाए तो होम्योपैथी चिकित्सा समः समम शमयति के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि लाइक कर्स लाइक। यहां पर देखा जाए, जिसका अर्थ होता है कि जो पदार्थ किसी स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण पैदा कर सकता है, वही बीमार व्यक्ति का उपचार भी कर सकता है। और यही होता ही है होम्योपैथी की, जो आप दवाई खाते हैं उस होम्योपैथी की दवा में सिंपल सी चीज यही होती है कि समः समम शमयति के सिद्धांत पर कार्य करता है दवा। जो पदार्थ लक्षण पैदा कर सकता है, वही पदार्थ क्योर भी कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत में आयुष मंत्रालय इस पद्धति को बढ़ावा देता है और भारत वर्तमान में विश्व में सबसे बड़े होम्योपैथिक नेटवर्क वाले देशों में सम्मिलित है। इसे एक सुरक्षित, प्राकृतिक, किफायती चिकित्सा पद्धति माना जाता है, जो विशेष रूप से तनाव और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के उपचार में एक प्रभावी विकल्प के रूप में उभरा भी है। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में सौर ऊर्जा क्षमता में दर्ज की ऐतिहासिक वृद्धि। यहां पर देखा जाए, भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में सौर ऊर्जा क्षमता जो है उसमें ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है। चर्चा करते हैं, पॉइंट्स क्या है। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 45 गीगावाट की अब तक की सर्वाधिक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यहां पर देखें तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार अकेले मार्च 2026 में 6.65 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है, जो एक महीने में अब तक की सबसे अधिक स्थापना क्षमता भी है। चर्चा करें, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देखा जाए तो अकेले मार्च 2026 में 6.65 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है, जो एक महीने में अब तक की सबसे अधिक स्थापना है, यानी कि सबसे अधिक इंस्टॉलेशन यहां पर देखा गया मार्च 2026 में। कितना? 6.65 गीगावाट देखा गया। अब ये आपके जीएस पेपर देखा जाए तो जीएस पेपर 3 के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जीएस पेपर 3 के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चूंकि अभी आप जानते ही हैं कि जो खाड़ी देशों में चल रहा है, इजराइल और ईरान के बीच में जो संकट है, सीज फायर की बातें हो रही हैं, लेकिन ना ईरान थमने के लिए नाम ले रहा है, ना इजराइल थमने के नाम ले रहा है। थम कौन गया? अमेरिका थम गया है। लेकिन ऐसे में हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण यह है कि जो ऊर्जा संकट है, ऊर्जा संकट के बीच में जब ऊर्जा संकट पे या तो निबंध आ गया, या तो जो जीएस पेपर 2 में अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो जब उपायों में आप जाएंगे कि जो ऊर्जा संकट है, ऊर्जा संकट के जो उपाय लिख रहे होंगे, आप कंक्लूजन लिख रहे होंगे, तो उपाय वहां पर लिखते हैं ना निष्कर्ष में, या फिर जब उपाय लिखते हैं निष्कर्ष के ऊपर आप उपाय लिखते हैं, कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। उन उपायों में आप जाहिर सी बात है कि जो ऊर्जा संकट है उससे निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में लिखेंगे ही लिखेंगे। अब नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में जब आप लिख रहे हैं तो ऐसे में जो सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि स्कोप कहां कहां पे ज्यादा है, आप लिखेंगे कि सौर ऊर्जा में स्कोप। ठीक है, अब सौर ऊर्जा में जो स्कोप बढ़ रहा है या फिर वहां पर देखा जाए जो प्रत्याशा है वो बढ़ रही है, तो ऐसे में आपके पास कोई डाटा फैक्ट होना चाहिए।
मुख्य परीक्षा के उदाहरण में लिखने के लिए कि इतना दर्ज किया गया और भविष्य में देखा जाए तो यहाँ पर एक पर्याप्त संभावना विद्यमान है, तो उसके लिए आपको ये डाटा मेंशन करना होगा कि 2025-26 के दौरान देखा जाए तो 45 गीगावाट की अब तक की सर्वाधिक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये उपाय के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ GS2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब GS2 में जो IR का सेक्शन है, IR के सेक्शन में देखा जाए तो जो जब आपसे पूछा जाएगा जो तेल संकट है या खाड़ी संकट है, खाड़ी देशों के साथ संबंध, तो वहां पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए जो निबंध का पेपर है, अब निबंध का पेपर है तो जाहिर सी बात है कि 2026 का जो मेंस होगा, 2026 के मेंस, 25 का मेंस तो हो चुका है, 26 का जो मेंस होगा, 26 के मेंस में मुख्य परीक्षा में जब निबंध में पूछा जाएगा ऊर्जा संकट, अब ऊर्जा संकट पूछा गया तो जाहिर सी बात है सिर्फ संकट के बारे में तो बताएंगे नहीं, संकट बताते हुए उसका उपाय भी बताएंगे क्या हो सकता है इसका विकल्प। अब जब विकल्प बता रहे तो सौर ऊर्जा के बारे में मेंशन करेंगे, पवन ऊर्जा के बारे में मेंशन करेंगे, तो ये सारे डाटा आप अपनी मुख्य परीक्षाओं में यूज भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस असाधारण वृद्धि का नेतृत्व मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने किया है जो भारत में हरित ऊर्जा लक्ष्यों में शीर्ष योगदानकर्ता बनकर उभरे भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह उपलब्धि ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और विकसित भारत के दृष्टिकोण के प्रति देश की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता भी है। चर्चा करें इसी क्रम में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को 115 करोड़ रुपए का लाभांश चेक सौंप कर अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति का परिचय भी दिया इसी दौरान। चलिए आगे देखते हैं। बांग्लादेश भारत से खरीदेगा 200 ब्रॉड गेज रेलवे कोच। ठीक है, यहां पर देखा जाए परीक्षा क्या पूछ सकता है, प्रीलिम्स में यही पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश के द्वारा भारत से 200 ब्रॉड गेज रेलवे कोच खरीदने की मंजूरी प्रदान की गई है, तो यहां पर देखा जाए बांग्लादेश है, ये भारत से 200 ब्रॉड गेज रेल कोच खरीदेगा। चर्चा करते हैं सॉरी। बांग्लादेश के रेल मंत्री शेख रबीउल आलम ने संसद में घोषणा की है कि बांग्लादेश अपने रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण हेतु भारत से 200 ब्रॉड गेज रेलवे कोच खरीदेगा। इन कोचों की आपूर्ति वर्ष 2026 के शुरू में दिसंबर 2027 के पूरे होने तक उम्मीद है, जिन्हें जून 2026 से रेलवे परिचालन की क्षमता में शामिल कर दिया जाएगा। चर्चा करें। इस महत्वपूर्ण परियोजना को यूरोपीय निवेश बैंक और वित्तीय सहायता से पूरा किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर देखा जाए इसको, ये जो परियोजना है ये यूरोपीय निवेश बैंक की वित्तीय सहायता से पूरा किया जा रहा है, जो दोनों देशों के बीच में बुनियादी ढांचा सहयोग को दर्शाता भी है। चर्चा करें। भविष्य की योजनाओं के तहत बांग्लादेश सरकार 260 अतिरिक्त यात्री कोच, 46 ब्रॉड गेज इंजन और 50 मीटर गेज इंजन खरीदने पर भी विचार कर रहा है। चलिए देखते हैं। वर्तमान में बांग्लादेश के पास कुल 3428.09 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। नए कोच आने से विशेष रूप से ढाका और उत्तरी जिलों के बीच में रेलवे सेवाओं का और विस्तार होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। आगे देखते हैं ऑपरेशन हिम सेतु। अब ये जो ऑपरेशन हिम सेतु है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विभिन्न ऑपरेशन और विभिन्न अभियानों से संबंधित सवाल अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस दृष्टिकोण से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना जो है, भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी सिक्किम में जो लाचेन और चुंगथांग के बीच में भूस्खलन के कारण फंसे पर्यटकों को बचाने हेतु कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था, तो ये ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया था। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है किसके द्वारा, तो जो त्रिशक्ति कोर है, अब ये त्रिशक्ति कोर में देखा जाए तो जो त्रिशक्ति कोर है भारतीय सेना का, उसी के द्वारा सिक्किम में देखा जाए जो उत्तरी सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट है, उसी के अंतर्गत ऑपरेशन हिम सेतु पर्यटकों को बचाने के लिए लॉन्च किया गया था। भूस्खलन के कारण मार्ग अवरुद्ध होने से फंसे सभी पर्यटकों को तारमचू चुआंगथांग होते हुए गंगटोक सुरक्षित पहुंचाने के लिए सेना ने विशेष बसों और वाहनों की व्यवस्था भी की थी। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को भारतीय सेना और सीमा सड़क संगठन के जवानों ने प्रतिकूल मौसम और कठिन भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद अत्यंत तत्परता से पूरा किया। यानी कि यहां पर देखा जाए जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, इसमें भारतीय सेना का त्रिशक्ति कोर तो सम्मिलित था ही था, उसके साथ साथ में यहाँ पर जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, सीमा सड़क संगठन, वो भी यहाँ पर सहयोग कर रहा था। देखा जाए तो यह अभियान भारतीय सेना की आपदा प्रबंधन क्षमता और दुर्गम क्षेत्रों में नागरिक सहायता के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित भी करता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 निकायों में निर्वाचित हुआ है। यहां पर देखा जाए जो भारत है ये संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 निकायों में निर्वाचित हुआ है। चर्चा करते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित चुनावों में आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 महत्वपूर्ण निकायों में निर्विरोध निर्वाचित होकर एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि हासिल की है। यहां पर देखा जाए पूर्व वरिष्ठ राजनयिक प्रीति सरन को व्यक्तिगत क्षमता में आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार समिति के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। ठीक है, अब यहां पर जो प्रीति सरन है इनके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं।
प्रीति सरन भारतीय विदेश सेवा की 36 वर्षों के अनुभव रखने वाली पूर्व सचिव हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष इसी समिति के महत्वपूर्ण सत्र की अध्यक्षता भी की थी। यहां पर देखा जाए, इसके अतिरिक्त भारत ने विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति, गैर सरकारी संगठन समिति और कार्यक्रम और समन्वयन समिति, यानी कि ये 3 कमेटियां और इनकी सीटें भी सुरक्षित कर ली है। ठीक है, इन निकाय में भारत के निर्वाचन, वैश्विक नीति निर्धारण, सतत विकास और मानवाधिकारों के संरक्षण में भारत की जो बढ़ती भूमिका है उसे तथा उसके प्रभावों को रेखांकित भी करता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने COP33 जो 2028 में होने वाला है, इसके मेजबानी से अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। यानी कि COP28 जो हुआ था उस दौरान पीएम मोदी के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था कि COP33 जो होगा 2028 में, उसकी मेजबानी का प्रस्ताव वहां पर रखा गया था कि हम मेजबानी करना चाहते हैं। लेकिन अब वो जो प्रस्ताव था उसको वापस ले लिया है भारत ने। यहां पर देखा जाए, भारत ने वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 33वें पक्षकारों का सम्मेलन जो COP33 था, इसकी मेजबानी से अपने प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से वापस ले लिया है। ठीक है, देखा जाए इस निर्णय की जानकारी 2 अप्रैल को एशिया प्रशांत समूह ग्रुप को दे दी गई, जो संयुक्त राष्ट्र के भीतर क्षेत्रीय रोटेशन के आधार पर मेजबानी तय करता है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित COP28 के दौरान भारत की ओर से इस सम्मेलन की मेजबानी का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। COP सम्मेलनों का आयोजन UNFCCC के तत्वाधान में वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और लक्ष्यों पर चर्चा के लिए किया जाता है। भारत ने इससे पूर्व वर्ष 2002 में नई दिल्ली में COP8 का सफल मेजबानी भी किया था। यानी कि देखा जाए, भारत ने COP जो 33 है इसके मेजबानी का प्रस्ताव इसको वापस ले लिया है। क्या इससे पूर्व कभी भारत ने मेजबानी की है? हाँ की है। कब की है? 2008 में की है। ठीक है, सॉरी 2002 में की है। और वो कौन सा COP था? तो यहां पर देखा जाए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 8वां सम्मेलन था उसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी। और ये कहां पर हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। एयर इंडिया के पहले विदेशी CEO कैंपबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, किसने? कैंपबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये कहां के हैं कैंपबेल विल्सन? सबसे पहले तो जान लो ये कहां के रहने वाले हैं। ठीक है, अब ये देखा जाए तो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खास बात यह है कि जो एयर न्यूजीलैंड है उसके जो CEO हैं वो भारतीय हैं और एयर इंडिया के CEO न्यूजीलैंड के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो दोनों का आदान प्रदान चल रहा था। यहां पर देखा जाए, एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर कैंपबेल विल्सन ने 7 अप्रैल 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह संभवतः सितंबर से अपना पद ऑफिशियली देखा जाए तो छोड़ देंगे। यानी कि पद से इस्तीफा देने का यहां पर देखा जाए तो उन्हें बात कह दी है और संभवतः सितंबर से अपना पद छोड़ भी देंगे ऑफिशियली। वर्ष 2022 में नियुक्त हुए विल्सन एयर इंडिया के पहले विदेशी CEO हैं, जिनका कार्यकाल मूल रूप से जुलाई 2027 तक निर्धारित था। देखा जाए तो उनके कार्यकाल के दौरान जून 2025 में अहमदाबाद से लंदन जा रहे बोइंग 787, ठीक है, यहां पर देखा जाए 787 जो ड्रीम लाइनर विमान था, इस दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण बड़ी घटना हुई थी जिसमें 261 लोगों की जान गई थी। यहाँ पर देखा जाए, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के द्वारा देखा जाए हादसे की अंतिम रिपोर्ट जो है ये जून 2026 में आने की संभावना भी बताई गई है, जिसके बाद ही नए CEO की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विल्सन ने एयर इंडिया के परिवर्तन योजना विहान AI के कार्यान्वयन, 100 नई उड़ानों को शामिल करने और विस्तार तथा एयर एशिया इंडिया के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। अपने करियर के शुरुआत में 1996 में सिंगापुर एयरलाइंस से करने वाले विल्सन इससे पूर्व उनकी सहायक कंपनी स्कूट के CEO के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मोहसिना किदवई का निधन हो गया। यहां पर देखा जाए, जो मोहसिना किदवई है इनका निधन हो गया है। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थी और वरिष्ठ कांग्रेस की नेत्री थी। चर्चा करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मोहसिन किदवई का 8 अप्रैल 2026 को 93 वर्ष की निधन हो गया। वह उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा क्षेत्र से वर्ष 1980 से 1984 में 2 बार सांसद चुनी गई और मेरठ की पहली व अब तक की एकमात्र महिला सांसद रहेंगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेरठ से देखा जाए तो पहली महिला सांसद कौन बनी थी, उनका नाम क्या था? मोहसिन किदवई था। और अब तक देखा जाए मेरठ से कोई भी महिला सांसद नहीं बनी है, एकमात्र महिला सांसद यही है, मोहसिन किदवई। ठीक है, देखा जाए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान अपने सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यटन और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाला है। मोहसिन किदवई ने वर्ष 1984 से 86 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं शहरी विकास मंत्री तथा वर्ष 1989 में परिवहन तथा ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी सेवाएं दी हैं।
विधायी करियर के दौरान वे 2 बार 2004 से 2010 और 2010 से 2016 तक राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं, जहां उन्होंने देश के नीति निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। भारत ने सेशल्स को मानवीय सहायता के रूप में 250 मीट्रिक टन खाद्यान्न भेजे हैं। ठीक है, यहां पर चर्चा करें। भारत सरकार ने 7 अप्रैल को सेशल्स को खाद्य सुरक्षा सहायता यानी कि फूड सिक्योरिटी सपोर्ट के तहत 250 मीट्रिक टन खाद्यान्न की पहली खेप सफलतापूर्वक भेजी है। देखा जाए तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार यह सहायता भारत द्वारा घोषित 175 मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, यहां पर देखा जाए इस विशेष आर्थिक पैकेज में 125 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट और 150 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता शामिल की गई है। यहां पर देखा जाए इस आर्थिक मदद का उपयोग समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचा विकास और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में किया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। भारत और सेशल्स के बीच में वर्ष 1976 में राजनयिक संबंध स्थापित हुआ था और यह कदम हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की जो सागर नीति है तथा पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंधों को प्रदर्शित भी करता है। ठीक, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। टेरी ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। अब यहां पर देखा जाए टेरी के द्वारा टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2026 का ड्राफ्ट जारी किया गया है। क्या है खास बातें, आइए देखते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 7 अप्रैल को टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन 13वां संशोधन रेगुलेशन 2026 का ड्राफ्ट जारी कर हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। यहां पर देखा जाए इस नए ड्राफ्ट के अनुसार सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के लिए वॉइस और एसएमएस सेवाओं हेतु कम से कम एक स्पेशल टैरिफ वाउचर प्रदान करना अनिवार्य होगा। यानी कि अभी देखा जाए आपको एसएमएस भी करना है या फिर देखा जाए केवल वॉइस कॉल करना है, तब भी आपको नेट पैक, जो नेट पैक वाला वाउचर होता है वही डलवाना पड़ता है, स्पेशल टैरिफ वाउचर एसटीवी वही डलवानी पड़ती है। गांव में कोई व्यक्ति रह रहा है उसको भी 199 रुपए का रिचार्ज कराना है, एक महीना बताया जाता है कि 1 महीने, लेकिन वो 28 दिन का रहता है। तो अब देखा जाए यहां पर टेरी के द्वारा सुझाव मांगा गया है, उसके लिए देखा जाए ड्राफ्ट जारी किया गया है। देखा जाए तो इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों और कम डेटा उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को अनावश्यक डेटा पैक के खर्च से बचाना तथा उन्हें सस्ता विकल्प उपलब्ध कराना है। ठीक है, बात करें यहां पर ट्राई ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता अब अपनी जरूरत के अनुसार कम अवधि और लंबी अवधि दोनों तरह के वॉइस और एसएमएस पैक का चुनाव कर सकेंगे। अनिल कुमार लोहाटी की अध्यक्षता वाली संस्था ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 में एक संसदीय अधिनियम के माध्यम से दूर संचार क्षेत्र को विनियमित करने के लिए किया गया था। ठीक है, यहां पर देखा जाए वर्तमान में कौन है जो दूर संचार नियामक प्राधिकरण है, उसके अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार लोहाटी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 11वीं वर्षगांठ, यहां पर देखा जाए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। कब पूरे हुए हैं, 8 अप्रैल को पूरे हुए हैं। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपकी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। 2024 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा में जो योजनाओं से संबंधित 3 सवाल पूछे गए थे, उन 3 सवाल में एक सवाल देखा जाए मुद्रा योजना से पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 8 अप्रैल 2026 को अपनी स्थापना के 11 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए, यानी कि अपनी शुरुआत के 11 साल पूरे कर लिए हैं। शुरुआत के 11 साल पूरे कर लिए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, गैर कॉर्पोरेट और गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को जमानत मुक्त यानी कि कोलेटरल फ्री लोन प्रदान करना तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देना था। योजना के तहत ऋणों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहले क्या था, 3 श्रेणियां थी, लेकिन अब यहां पर देखा जाए 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक शिशु ऋण था जिसमें 50,000 तक का लोन दिया जाता था। फिर एक किशोर ऋण था जिसमें देखा जाए 50,000 से 5 लाख तक का। फिर एक तरुण ऋण था जिसमें देखा जाए 5 से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया जाता था। और एक नई श्रेणी यहां पर गठित की गई तरुण प्लस की। अब इस तरुण प्लस में देखा जाए क्या था, तो 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाता है यहां पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में शामिल तरुण प्लस श्रेणी उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने तरुण श्रेणी में ऋण को सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया है और अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, उनके लिए लाया गया था। यहां पर बात करें वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा संचालित यह योजना देश में रोजगार चाहने वालों के बजाय रोजगार प्रदाता तैयार करने की मानसिकता विकसित कर रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिल्ली में 12वें इंडिया रबर एक्सपो 2026 का भव्य उद्घाटन किया गया है।
चर्चा करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 7 अप्रैल 2026 को राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित 12वें इंडिया रबर एक्सपो 2026 का आधिकारिक उद्घाटन किया। यह 4 दिवसीय आयोजन ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया जाएगा, यानी आज तक इसका आयोजन होना था। यहाँ पर बात करें, एशिया के सबसे बड़े रबर उद्योग आयोजन के रूप में प्रसिद्ध इस एक्सपो में 400 से अधिक वैश्विक प्रदर्शक और लगभग 45,000 आगंतुकों को शामिल होने की उम्मीद जताई गई थी। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य रबर क्षेत्र में नवाचार, निवेश और सहयोग को बढ़ावा देना था, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा। यहां पर बात करें अगली खबर पर, तो लाम वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, कौन? तो लाम। चर्चा करते हैं पॉइंट्स पर, और आपके एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम भी हो जाता है। ठीक है, मैं आपको हमेशा कहता हूं, जब भी आप कोई अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति पढ़ रहे हैं उसमें आपको फोकस करके रखना है, या तो कोई वैश्विक संस्था है, उस वैश्विक संस्था में कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो नियुक्त हुआ है वो आपको याद रखना है, साथ ही साथ जो राष्ट्राध्यक्ष है विभिन्न देशों के, उन राष्ट्राध्यक्षों का नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पर तोलाम का आपको नाम याद रखना है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव हैं तोलाम, उनको देखा जाए संसद यानी कि नेशनल असेंबली जो वहां की है वियतनाम की, उनके द्वारा एकमत से देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। ठीक है, देखा जाए तो संसद में विशेष सत्र में उपस्थित संसद के विशेष सत्र में उपस्थित सभी 495 प्रतिनिधियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के इस नामांकन का समर्थन किया है, जिससे वे अगले पांच वर्षों के कार्यकाल के लिए इस पद पर आसीन होंगे। ठीक है, यानी कि तोलाम अगले 5 साल तक देखा जाए वियतनाम के राष्ट्रपति होंगे। तोलाम का चुनाव वियतनाम की पारंपरिक सत्ता संरचना का में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जहां सामान्यतः पार्टी महासचिव और राष्ट्रपति का पद अलग अलग व्यक्तियों को प्राप्त होता था, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो पार्टी के महासचिव हैं, ठीक है, वही अब राष्ट्रपति का पद भी संभाल रहे हैं। और देखा जाए तो यह नियुक्ति वियतनाम की राजनीतिक स्थिरता और भविष्य की प्रशासनिक नीतियों को सुदृढ़ करने की दिशा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहां पर बात करें, तोलाम अब देश के 2 सबसे शक्तिशाली पदों की जिम्मेदारी संभालेंगे, जिससे वियतनाम के एक दलीय शासन तंत्र और में उनकी भूमिका और अधिक प्रभावशाली हो गई है। यानी कि एक साथ 2 पद संभालेंगे। कौन सा? एक तो जो वहां की पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसका देखा जाए तो महासचिव उसके बने रहेंगे, और जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है उसमें महासचिव का पद प्रेसिडेंट के पद के बराबर ही होता है। ठीक है, तो देखा जाए तो वो सबसे शक्तिशाली पद धारण करेंगे, और साथ ही साथ वियतनाम के राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, तेलंगाना सरकार ने कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। ठीक है, नोटिफाइड डिजीज घोषित कर दिया है केरल सरकार ने। किसको? कैंसर को। चलिए, अब यहां सवाल कैसे पूछेगा? सवाल यही पूछेगा कि अप्रैल 2026 में, ठीक है, अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार के द्वारा कैंसर को, ठीक है, कैंसर को नोटिफाइड डिजीज या फिर अधिसूचित रोग घोषित किया गया है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तेलंगाना सरकार ने राज्य में गैर संक्रामक रोगों के बढ़ते बोझ में निगरानी तथा बेहतर प्रबंधन के लिए कैंसर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित रोग यानी कि नोटिफाइड डिजीज घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग जो तेलंगाना सरकार का है, उसने इस निर्णय के बाद अब राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, डायग्नोस्टिक लैब और क्लिनिकों के लिए कैंसर के मामले की रिपोर्ट करना अनिवार्य बना दिया है। यहां पर देखा जाए, नई व्यवस्था के तहत किसी भी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र है, उसको कैंसर के निदान होने के 1 महीने के भीतर संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी होगी। यहां पर बात करें, इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कैंसर के प्रचार का सटीक डेटा एकत्र करना, ताकि राज्य स्तर पर प्रभावी कैंसर रजिस्ट्री तैयार की जा सके और उपचार के लिए एक बेहतर बुनियादी ढांचा विकसित हो सके। आगे देखते हैं, नई दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा विद्युत शो इलेक्रमा 2027 का शुभारंभ। यहां पर देखा जाए 8 अप्रैल 2026 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने नई दिल्ली में विश्व के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शो इलेक्रमा 2027 के 17वें संस्करण का औपचारिक शुभारंभ किया है। यहां पर बात करें, इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रदर्शनी का आयोजन भारतीय विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता संघ के द्वारा किया जा रहा है, जो विद्युत उद्योग में नवाचार और व्यापार को बढ़ावा देता है। बात करें, कार्यक्रम के दौरान श्री प्रसाद ने जोड़ दिया कि भारत में हाइड्रो पंप स्टोरेज क्षमता का जो क्षेत्र है, वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने में अपार संभावनाएं मौजूद है। ठीक है, यह शो भारतीय विद्युत क्षेत्र में शक्ति को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने और नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु अत्याधुनिक तकनीकों पर चर्चा करने पर एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, अब यहां देखते हैं,
कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है कब इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए कह रहा है 2014 में, बी कह रहा है 2015 में, सी कह रहा है 2016 में और डी कह रहा है 2017 में। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण प्लस श्रेणी की ऋण सीमा क्या है? 5 से 10 लाख, 10 से 15 लाख, 10 से 20 लाख या 20 से 25 लाख। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि 12वें इंडिया रबड़ एक्सपो 2026 का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया गया? FICC यानी कि फिक्की, CII ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन या नीति आयोग। ठीक है, तो सही आंसर क्या है कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, तोलाम किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? थाईलैंड के, वियतनाम के, इंडोनेशिया के या मलेशिया के? और अंतिम सवाल है कि किस राज्य ने कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित किया है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ पर पूछे गए हैं आपसे 5 सवाल। इन 5 सवालों के साथ साथ जो 8 यहाँ पर देखा जाए, सॉरी, जो 9 और 10 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, वो सारा करंट अफेयर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ इसका जो MCQ है वो ऐप पर जाकर, आप उस ऐप पर जाकर और ये पूरा जो MCQ है उसको दे सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ इस क्लास की जो क्लास PDF वगैरह है, आप क्लास PDF वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को करते समाप्त, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।